गुड इवनिंग एवरीवन, शुभ संध्या। कैसे हैं आप? एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप सभी के आपके अपने परिवार सक्सेस पॉइंट इंडिया चैनल के इस जीके क्विज कार्यक्रम में। स्वागत करता हूं आप सभी का। रात्रि का है समय 8 और आप सभी आ चुके हैं जीके क्विज की क्लास के लिए। तो चलिए सभी लोग एक बार जुड़ जाइए। सेशन में आप सभी का स्वागत है। जो नए कैंडिडेट्स हैं जो आ रहे हैं निरंतर तरीके से, आप सभी को बहुत बहुत आभार, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रारंभ करते हैं आज की इस क्लास को। जो बाद में आ रहे हैं तो वो एक बार फिर से क्लास को रीस्टार्ट करके एक बार फिर से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की इस क्लास को प्यारे भर्तियों। और आज की इस क्लास में पहला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बन चुके हैं? निम्न में से कौन 2 बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद पर रह चुके हैं? ऑप्शन है प्यारे भर्तियों आपके सामने इंदिरा गांधी, दूसरा ऑप्शन है आपके सामने मोरारजी देसाई, तीसरा ऑप्शन है आपके सामने चरण सिंह, या फिर चौथा ऑप्शन है आपके सामने गुलजारी लाल नंदा। प्यारे अभ्यर्थियों, सही उत्तर की बात करें अगर कि निम्न में से कौन सा आंसर सही है, तो प्यारे अभ्यर्थियों हमें पता होना चाहिए कि पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू की जब मृत्यु हुई तो मृत्यु के बाद 1964 में, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद 1964 में गुलजारी लाल नंदा को पहली बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था, तथा दूसरी बार गुलजारी लाल नंदा को तब चुना गया लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु के बाद, यानी 1966 ईस्वी में इन्हें कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना गया। प्यारे अभ्यर्थियों, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। बात करें तो पहली बार यानी कि इन्हें 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना जा चुका है, एक बार 1964 में और दूसरी बार 1966 में। क्लियर हो गया प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है कि पंचायती राज संस्था की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? ऑप्शन है आपके सामने राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश। और प्यारे अभ्यर्थियों सही आंसर की बात करें, सही उत्तर होगा आपके सामने, सही उत्तर होगा राजस्थान। ए ऑप्शन प्यारे अभ्यर्थियों आपका बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। बात करें तो प्यारे अभ्यर्थियों भारत में प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। प्यारे अभ्यर्थियों 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 24 अप्रैल 1992 को संविधान के 11वीं अनुसूची के तहत भाग 9 में इसे जोड़ा गया, पंचायती राज को जोड़ा गया। पंचायती राज का शुभारंभ प्यारे अभ्यर्थियों भारत में 20 अक्टूबर 1959 को पंडित नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले से हुआ था। पंडित नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले से। तो आपका सही उत्तर क्या होगा प्यारे अभ्यर्थियों? राजस्थान आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न पर आते हैं। कर्तन एवं दहन प्रणाली को भारत के किस राज्य में बेवर के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन प्यारे अभ्यर्थियों देखिएगा ध्यान से। ऑप्शन है आपके सामने आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। और प्यारे अभ्यर्थियों कर्तन एवं दहन प्रणाली जिसे को किस राज्य में बेवर के नाम से जाना जाता है प्यारे अभ्यर्थियों? और सही उत्तर होगा आपका, सही उत्तर होगा प्यारे अभ्यर्थियों आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में प्यारे अभ्यर्थियों इसे बेवर के नाम से जानते हैं। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों कर्तन एवं दहन प्रणाली क्या है, तो प्यारे अभ्यर्थियों यह एक विशेष प्रकार की स्थानांतरण कृषि प्रणाली कहा जाता है इसे। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो जो किसान है ये पेड़ों और झाड़ियों को जला करके काट करके साफ करते हैं और फिर यहाँ पर कृषि करते हैं। ऐसी भूमि पर प्यारे अभ्यर्थियों खाद का प्रयोग नहीं किया जाता है, तथा एक निश्चित समय के बाद जब भूमि अनुपजाऊ होने लगती है, अनफर्टिलाइज्ड होने लगती है, तो किसान द्वारा इस भूमि को छोड़ दिया जाता है, अर्थात परित्यक्त कर दिया जाता है। प्यारे अभ्यर्थियों इस प्रकार की खेती को असम में झूम खेती के नाम से भी जानते हैं प्यारे अभ्यर्थियों, ओडिशा और आंध्र प्रदेश में पोडू के नाम से जानते हैं प्यारे अभ्यर्थियों, और इसी कर्तन एवं दहन प्रणाली को मध्य प्रदेश में बेवर के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया। अगले प्रश्न पर आ जाएं। ऐसी स्थिति में जिसमें सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है तो क्या कहलाता है? आर्थिक रुग्णता, अवमूल्यन या फिर चूक और या फिर वित्त की कमी क्या कहलाता है प्यारे अभ्यर्थियों? जब सरकार का व्यय राजस्व से अधिक हो जाता है, तो जब राजस्व से अधिक व्यय हो जाएगा तो फिनांस की कमी होगी, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही होगा, यानी वित्त की कमी पड़ जाएगी प्यारे अभ्यर्थियों। जब सरकार राजस्व प्राप्ति से अधिक व्यय करती है तो इस स्थिति को प्यारे अभ्यर्थियों बजटीय घाटा या फिर वित्त की कमी कहा जाता है प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें अवमूल्यन की, तो देखिए अवमूल्यन में किसी देश की मुद्रा को
किसी देश की मुद्रा की विनिमय दर राज्य या देशों की मुद्राओं से कम करके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। यानी अगर अवमूल्यन करना है तो हम अपने देश की मुद्रा को थोड़ा सा गिरा करके और फिर उसमें निर्यात को बढ़ावा देने का काम करेंगे प्यारे अभ्यर्थियों। अगले प्रश्न पर आ जाए। मोबाइल के जरिए धनराशि के अंतरण को क्या कहते हैं? IFSC, ATM, IMPS, IFS क्या कहते हैं प्यारे अभ्यर्थियों? तो इसे कहते हैं IMPS कहते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। IMPS की बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो इमीडिएट पेमेंट सर्विस के नाम से जाना जाता है प्यारे अभ्यर्थियों, जिसे हिंदी में तत्काल भुगतान सेवा कहते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। यह तत्काल भुगतान सेवा मोबाइल फोन के माध्यम से त्वरित इलेक्ट्रॉनिक फंड जो है तो ट्रांसफर कर देता है प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें तो यह एक विशेष प्रकार का नेट बैंकिंग का एक हिस्सा माना गया प्यारे अभ्यर्थियों। इसकी जो शुरुआत है प्यारे अभ्यर्थियों IMPS की या तत्काल भुगतान सेवा की जो शुरुआत थी प्यारे अभ्यर्थियों, ये 22 नवंबर 2010 को की गई प्यारे अभ्यर्थियों। जिसका संचालन आपका जो NPCI संस्थान है, जिसे नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, इसका संचालन यानी IMPS का संचालन NPCI के द्वारा किया जाता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? तो अगले प्रश्न पर आ जाए। और अगला प्रश्न है कि पुस्तक 281 एंड बियॉन्ड की किसकी आत्मकथा है? कपिल देव या फिर आपके VVS लक्ष्मण या फिर सचिन तेंदुलकर या फिर ध्यानचंद्र? और प्यारे अभ्यर्थियों बात करेंगे 281 एंड बियॉन्ड किसकी रचना है? तो प्यारे अभ्यर्थियों ये आत्मकथा है VVS लक्ष्मण की। VVS लक्ष्मण की बात करेंगे प्यारे अभ्यर्थियों। भारतीय क्रिकेट जगत से जुड़ा नाम है VVS लक्ष्मण का। बात करें VVS लक्ष्मण के पूरे नाम की प्यारे अभ्यर्थियों तो वंगीरप्पू वेंकट साई लक्ष्मण के नाम से जाना जाता है। अन्य निकनेम के बारे में बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो इन्हें वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण के नाम से भी जाना जाता है प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें इनकी तो देखिए चौथी पारी के भगवान का दर्जा दिया गया इनको प्यारे अभ्यर्थियों। टेस्ट क्रिकेट में बहुत अच्छे फॉर्मेट में खेलने वाले बल्लेबाज है प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें वहीं अन्य इनकी जो आत्मकथा है, इनकी आत्मकथा कहलाती है 281 एंड बियॉन्ड। वही प्यारे अभ्यर्थियों सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा की बात करें तो इनकी आत्मकथा प्यारे अभ्यर्थियों मिलेगी आपकी प्लेइंग इट माई वे। वहीं प्यारे अभ्यर्थियों कपिल देव की अगर आत्मकथा की बात करेंगे प्यारे अभ्यर्थियों तो इनकी आत्मकथा है स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट। तो वहीं प्यारे अभ्यर्थियों ध्यानचंद्र की अगर आत्मकथा की बात करें तो इनकी जो है तो ध्यानचंद्र की आत्मकथा कहलाती है गोल, यानी उनकी आत्मकथा का नाम गोल है प्यारे अभ्यर्थियों। क्लियर हुआ? अगले प्रश्न पर आ जाएं। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार की राजधानी क्या है? ढाका, नेपिडा, थिम्पू, बीजिंग? पता होना चाहिए। ढाका कहाँ की? ढाका बांग्लादेश, थिम्पू भूटान, बीजिंग चाइना से संबंधित। तो सही उत्तर क्या होगा? नेपिडा की बात करेंगे प्यारे अभ्यर्थियों। म्यांमार की राजधानी क्या है? म्यांमार की राजधानी नेपिडा। म्यांमार की बात करें तो पूर्व में इसे बर्मा के नाम से जाना जाता था। बात करें वर्तमान में तो वर्तमान में इसे म्यांमार के नाम से जानते हैं। म्यांमार की राजधानी नेपिडा है। बात करें म्यांमार के मुद्रा की तो म्यांमार की जो मुद्रा है वो म्यांमारी क्यात के नाम से जाना जाता है प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें म्यांमार के अवस्थिति की तो यह 5 एशियाई देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। वो 5 एशियाई देश कौन है जिनसे मिलकर के म्यांमार सीमा साझा करता है प्यारे अभ्यर्थियों? तो ये है आपके थाईलैंड, चीन, बांग्लादेश, भारत, लाओस। ये 5 राज्य हैं जिनसे म्यांमार अपनी सीमा साझा करता है। अगले प्रश्न पर आ जाए प्यारे अभ्यर्थियों। यूपी के जनपदों में कौन उत्तरांचल, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है प्यारे अभ्यर्थियों? तो उत्तरांचल, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ अगर कोई सीमा साझा करता है तो वो है प्यारे अभ्यर्थियों आपका सहारनपुर जनपद है प्यारे अभ्यर्थियों, जो कि एक विशेष प्रकार का कृषि प्रधान क्षेत्र माना गया है प्यारे अभ्यर्थियों। ये उत्तरांचल, हरियाणा और आपके हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। कृषि प्रधान एक बहुत अच्छा राज्य है प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें तो सहारनपुर की जो काष्ठकला है यानी जो लकड़ी की नक्काशी है वो बहुत ही प्रसिद्ध है प्यारे अभ्यर्थियों। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत इसे शामिल किया गया है। दारुल उलूम देवबंद नामक जो एक स्थान है सहारनपुर का, दारुल उलूम देवबंद, ये विश्व पटल पर सहारनपुर का को अलग पहचान दिखाने में बहुत अग्रसर है दारुल उलूम देवबंद, जिससे सहारनपुर का नाम विश्व स्तर पर कायम हो चुका है। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की कि उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन कहाँ होता है? तराई क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में या मैदानी क्षेत्र में या फिर इनमें से कोई नहीं? और प्यारे अभ्यर्थियों बात करें सही उत्तर की तो सही उत्तर होगा
आपका इनमें से कोई नहीं। यानी कि केसर का उत्पादन प्यारे अभ्यर्थियों उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो केसर उत्पादन हेतु एक आदर्श जलवायु की आवश्यकता होती है, और वो जो आदर्श जलवायु है वो उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है प्यारे अभ्यर्थियों। लेकिन हाँ, एक अपवाद के तौर पर कहा जा सकता है प्यारे अभ्यर्थियों कि वर्ष 2015 में अलीगढ़ के एक किसान थे जिनका नाम था जलाल अहमद। तो जलाल अहमद जी ने क्या किया था कि केसर की खेती का उत्पादन किया था, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उन्होंने केसर का उत्पादन कर लिया था। तो लेकिन प्यारे अभ्यर्थियों ये एक विशेष प्रकार का एक अनूठा उदाहरण कहा जाएगा, इसे एक विशेष प्रकार से एक अपवाद समझा जाएगा, जबकि केसर की खेती के लिए उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो उपयुक्त नहीं है, इसलिए केसर की खेती का उत्पादन उत्तर प्रदेश में नहीं माना जाता है प्यारे अभ्यर्थियों। उत्तर प्रदेश किसके लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है? खाद्यान्न के लिए जाना जाता है प्यारे अभ्यर्थियों। अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं प्यारे अभ्यर्थियों? तो अंडर 17 जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में हुई, इसमें भारत ने प्यारे अभ्यर्थियों 11 पदकों को जीता है। 11 पदक जीते हैं प्यारे अभ्यर्थियों। कहां पर आयोजित हुई थी ये प्रतियोगिता? तो प्यारे अभ्यर्थियों आपको कहना है कि यह प्रतियोगिता प्यारे अभ्यर्थियों जॉर्डन में आयोजित की गई थी। तो प्यारे अभ्यर्थियों भारतीय पहलवानों ने 22 जून से लेकर के 24 जून तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में जॉर्डन के अम्मान में आयोजित इस प्रतियोगिता में, जिसका नाम है अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में 11 पदक प्यारे अभ्यर्थियों हासिल किए थे। इसमें 4 आपके स्वर्ण पदक हैं, 2 सिल्वर पदक हैं और 5 आपके कांस्य पदक हैं। तो कुल मिलाकर के 11 पदक हासिल किए थे प्यारे अभ्यर्थियों। बात करें हाल ही में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ की गई? बीजिंग या मतलब चीन, पेरिस मतलब फ्रांस, नई दिल्ली अर्थात भारत, लंदन अर्थात यूके। यानी कि हाल ही में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ की गई थी प्यारे अभ्यर्थियों? इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। बात करें प्यारे अभ्यर्थियों तो जो चीनी संगठन परिषद की 64वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक की गई थी प्यारे अभ्यर्थियों, वो की गई थी आपके नई दिल्ली में। यह बैठक प्यारे अभ्यर्थियों 25 जून 2024 को आयोजित की गई थी। इसमें प्यारे अभ्यर्थियों इस परिषद की बैठक में प्यारे अभ्यर्थियों 30 से भी अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई थी प्यारे अभ्यर्थियों। भारत की अगर बात करें तो भारत विश्व में दूसरा चीनी उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता है, जो कि वैश्विक उत्पादन में 20% और खपत में 15% का योगदान देता है प्यारे अभ्यर्थियों। तो चीनी संगठन परिषद का मतलब ये नहीं कि आप चीन से समझें, यानी कि चीनी उत्पाद। तो इसकी बैठक कहाँ की गई प्यारे अभ्यर्थियों? नई दिल्ली में की गई, जहां 30 से भी अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया और महत्वपूर्ण विषयों पर इसमें चर्चा की गई थी प्यारे अभ्यर्थियों। क्लियर हो गया? बात करते हैं प्यारे अभ्यर्थियों आज के सवाल कार्यक्रम की। तो आज का सवाल कार्यक्रम में प्यारे अभ्यर्थियों पिछली कक्षा में पूछे गए प्रश्न की बात करें तो पूछा गया था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड किस पदार्थ का रासायनिक नाम है, और इसका सही उत्तर है प्यारे अभ्यर्थियों कास्टिक सोडा। और आप में से सही उत्तर देने वाले अभ्यर्थी हैं मोहित, प्रिंस, रेशमा, पूजा कुशवाहा, आरती शिवहरे और सत्यम पाल। प्यारे अभ्यर्थियों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। अब बात करते हैं प्यारे अभ्यर्थियों आज के सवाल कार्यक्रम में आज के प्रश्न की। तो आज का प्रश्न प्यारे अभ्यर्थियों की ओडिशा की सीमा कितने राज्यों के साथ सीमा बनाती है, यानी कि ओडिशा की सीमा कितने भारतीय राज्यों के साथ लगती है? ओडिशा की सीमा कितने भारतीय राज्यों के साथ लगती है? 4, 6, 5, 3। 4, 6, 5, 3। कौन सा आंसर सही है प्यारे अभ्यर्थियों? मिलते हैं आपसे कल बिल्कुल इसी क्लास में। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।